तो गाइज वेलकम बैक इन सोलो लेवलिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जहां पर हमारा हीरो उस वर्चुअल डिमेंशन में उस एबिस में खड़ा होता है, वहीं पर एक खतरनाक सी एंटिटी अचानक पीछे आ जाती है एंड उसके ऊपर काफी हैवी अटैक करने वाली होती है, जिसको फील करके हमारा हीरो घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जैसे किसी अदृश्य खतरे का एहसास हमारे हीरो को होने लगा था, ठीक वैसा ही जैसा पिछले एपिसोड के अंत में हुआ था। वही डरावनी खतरनाक एंटिटी बिल्कुल उसके पीछे आ पहुंची थी। हीरो कुछ समझ पाता उससे पहले वो एंटिटी लगभग उसकी पूरी ऊर्जा को निगल चुकी थी। पर तभी आसमान से एक जबरदस्त, तेज और विशाल लाइट बीम नीचे गिरती है। उस लाइट का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि वो एंटिटी तात्कालिक रूप से नष्ट हो जाती है। लेकिन उस टक्कर की ताकत सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी। आसपास की पूरी जगह पर हलचल फैल गई। गिरती दीवारें, कांपती जमीन, हवा में उड़ती रेत, हर चीज उस एनर्जी ब्लास्ट से कांप रही थी। दूर दूर भटक रही कहीं और एंटिटीज भी उस चमक के प्रेशर और एनर्जी से आकर्षित होने लगी, जैसे किसी चीज ने उन्हें उस स्थान की तरफ खींच लिया हो। हमारा हीरो, जो इस धमाके के बेहद करीब खड़ा था, अपने पूरे जोर से उस इम्पैक्ट को झेलते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हवा उसे पीछे धकेल रही थी, रोशनी उसकी आंखों को चीर रही थी। लेकिन फिर उसी अराजकता के बीच उसकी नजर एक चीज पर जाकर टिक जाती है। वो देखकर दंग रह जाता है। उसके ठीक सामने रोशनी के बीच खड़ा था एक इंसानी शरीर वाला, लेकिन असली इंसान न दिखने वाला प्राणी। एक पूरी तरह ह्यूमन फॉर्म एलियन एंटिटी। हीरो उसके बेहद करीब जाते हुए सोच में पड़ जाता है। जब भी हम किसी उन्नत एलियन स्पीशीज से मुकाबला करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उनकी पूरी फोर्स को रोकने के लिए हमारे पास भी उनकी जितनी ही ताकत होनी चाहिए। हीरो उसे हल्के से छूता है और हैरानी से हंस पड़ता है। कमाल है, न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्कि काफी ज्यादा हैंडसम भी। अगर मैं अपना मार्शल आर्ट एग्जाम पूरी तरह पास कर लूं तो शायद भविष्य में मेरे पास भी ऐसी की बॉडी हो। पर बात वहीं खत्म नहीं होती। हीरो आगे कहता है, यह आदमी वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये सिर्फ मानव जैसा दिखता है। असल में ये एक प्राइमरी एलियन है जिसके पास मानव जैसा शरीर है। अगर इसकी ऊर्जा इस प्रदूषित माहौल में करप्ट हो गई तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। तभी हीरो के सामने खड़ी वो इकाई धीरे धीरे टूटने लगती है। उसका शरीर अलग अलग टुकड़ों में बिखरता है और फिर मानो इस जगह का जहरीला माहौल उसके अंदर घुसकर उसके असली रूप को जगाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो एंटिटी अपनी शैडो फॉर्म में बदलने लगती है। फिर अचानक वो एक विशाल दैत्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके पंजे बहुत ज्यादा बड़े, बेहद नुकीले, उसकी ऊंचाई इतनी विशाल कि हमारा हीरो उसके सामने एक चींटी जैसा छोटा दिखाई देने लगता है। ये दृश्य देखकर हीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो घबराहट में चिल्ला उठता है। और अपने वीआर से पूरी ताकत निकालते हुए हीरो अचानक डायरेक्ट वर्चुअल रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लंबे समय तक स्क्रीन को घूरते हुए वो उस जगह पर हुई भयानक घटना को याद कर रहा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल धड़क रहा है, पर चेहरा शांत दिखाने की पूरी कोशिश में। उसी समय पीछे से हमारी हीरोइन यूयू चिंतित आवाज में पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हीरो अचानक संभलकर हड़बड़ा सा बोलता है, नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ जो डेटा है वो शायद मेरी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये HAL सिस्टम अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट रेडी नहीं है। दिखावे में गंभीर बात करते हुए हीरो अचानक मुस्कुरा देता है और यूयू को उंगली से बुलाता है। अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ ना, मेरे बैक पर मसाज कर दो। यूयू चौंकती है। रिपीट करो, तुमने अभी क्या कहा? हीरो तुरंत बहाने बनाने की कोशिश करता है, पर फिर चालाकी से आंख मारते हुए बोल देता है, 3 विकल्प, अल्ट्रा HD ओरिजिनल ड्राइंग, सुपर स्टाइलिश 4K कंटेंट या फिर बैक मसाज, तुम्हें तय करना है। यूयू उसे गुस्से से घूरती है, लेकिन अगले ही पल अचानक राजी हो जाती है। अब ठीक है, मंजूर है। हीरो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। यूयू उसके पीछे बैठकर धीमे हाथों से बैक मसाज देना शुरू कर देती है। हीरो आराम में आंखें बंद कर लेता है, मानो स्वर्ग उतर आया हो। इसी दौरान यूयू धीमी, जिज्ञासु आवाज में पूछती है, तुम्हारी मसल्स इतनी हार्ड कैसे हैं? हीरो गर्व से बोलता है, क्योंकि मैं लगातार हार्ड वर्कआउट कर रहा हूं, इसलिए मेरी गर्दन और बाजू काफी मस्कुलर हो चुकी हैं। यूयू आगे पूछती है, और एब्स, क्या वो भी बनाए हैं या नहीं?
हीरो शरारत सी स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम उन्हें टच करना चाहती हो?" उससे पहले यूयू कुछ बोले, हीरो अपनी शर्ट उठाकर अपनी 6 पैक एब्स दिखा देता है। यूयू का चेहरा लाल हो जाता है, पर वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर एब्स को टच करने लगती है और हीरो उस पल का पूरी तरह मजा ले रहा होता है। पर ठीक उसी पल दरवाजा तेज आवाज से खुलता है। अंदर आते हैं यूयू के पिता। जो दृश्य वो देख लेते हैं वो बिल्कुल गलत समझ में जाने वाला था। उनकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और सख्ती तीनों एक साथ दिखाई देती हैं। हीरो तुरंत हड़बड़ाकर समझाने लगता है, अंकल प्लीज ये वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। सीन कट होता है। अब तीनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। टेबल पर एक सन्नाटा, भारी खामोशी, हवा भी रुक सी गई हो। हीरो के हाथ पसीने से भीग रहे हैं। दिमाग में एक ही सवाल, अब बचूं कैसे? यूयू के पिता लगातार हीरो को घूर रहे हैं, मानो नजर से ही हड्डियां तोड़ देंगे। हीरो डर के मारे बोलने ही वाला होता है कि यूयू अचानक कह देती है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब गलतफहमी है। यूयू के पिता गुस्से में दहाड़ते हैं, गलतफहमी? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी गलतफहमी था? अब यूयू भी तनाव में है, हाथ कांप रहे हैं, होंठ सूख चुके हैं। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि डैड को बताओ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहीं पर हीरो अचानक वहां पर चिल्लाता है, ठीक है रुको, मैं बोलूंगा। हीरो पिता की तरफ देखकर बोलता है, अब अगर आप सच में मानते हैं कि गलती मेरी है तो मैं खुद को सजा देने के लिए तैयार हूं। वो टेबल पर रखे जूस के विशाल बाउल को पकड़ लेता है, जैसे वो कोई खतरनाक डेर हो, और बोलता है, मैं पूरा पीकर साबित कर दूंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद चाहें तो जो सजा देना चाहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यूयू और उसके पिता दोनों बिल्कुल दंग रह जाते हैं। ये लड़का कर क्या रहा है? डर भी नहीं, शर्म भी नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस। सीन यहीं पर क्लिफ हैंगर पर कट हो जाता है। टेबल पर छाई खामोशी के बीच यूयू के पिता धीरे से उठते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो देखकर हीरो की रीढ़ में ठंडक उतर जाए। वो धीमे लेकिन बेहद खतरनाक लहजे में बोलते हैं, क्यों नहीं गुड बॉय, तुम्हारे अंदर वाकई बहुत हिम्मत है, या फिर तुम सिर्फ मेरे सामने बहादुर बनने का दिखावा कर रहे हो? हीरो की मुस्कान पल में गायब। यूयू के पिता टेबल पर मुट्ठी रखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम सच में इतने बहादुर हो तो मुझे बताओ मेरी चाकू कहाँ है? कमरा एक पल में ठंडा पड़ जाता है। यूयू के पिता अब दहाड़ते हैं, आज मैं इस लड़के को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इसी के साथ सीन अचानक कॉमिक चेज मोड में शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो सामने से कटते हुए स्क्रीन पर दिखाई देता है, चेहरे पर घबराहट प्लस जोरदार भागते हुए, और पीछे से यूयू के गुस्से में फटते पिता, हाथ में किचन की चाकू खोजते और उस पर चिल्लाते हुए। पैरों की आवाज, किरच की आवाज, एक कॉमेडिक बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगता है। यूयू पीछे पीछे दौड़ती है और जोर से चिल्ला रही है, डैड रुक जाइए, शांति शांति, पहले समझिए। हीरो चिल्लाते हुए भाग रहा है, अंकल मैं बस मजाक कर रहा था, गलतफहमी है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरा कसूर बस इतना है कि मैं बहुत हैंडसम हूं। कहते ही खुद रुककर सोचता है कि बेवकूफी बोल दी, और फिर और तेज भाग पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो के चाइल्डहुड में, जहां पर हमारे हीरो को दिखाया जा रहा है। वह खुद अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और कहता है, जब से मैं छोटा था तब से ही मैं काफ़ी बदमाश हुआ करता था। उस टाइम मैंने यूयू को फर्स्ट टाइम देखा था, एक पढ़ाकू लड़की, बहुत समझदार, हमेशा रूल्स फॉलो करने वाली। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह हमेशा मेरे साथ रहती थी और शायद उसे ये पसंद भी था। मैं आपको सब कुछ दिखा नहीं सकता, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम दोनों के बीच होती थी। इन सब के बाद भी वो हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करती थी, क्योंकि मैंने एक बार उसकी बड़ी मदद की थी। अब यहाँ से पास्ट का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। चाइल्डहुड में यूयू को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तब हमारा हीरो आता है और उन बदमाश लड़कों से यूयू को बचाता है। उन लड़कों ने हीरो को अच्छा खासा पीट कर वापस भेज दिया, लेकिन क्योंकि हीरो ने उस समय यूयू की मदद की थी, वह उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। इसी कारण हीरो ने मोहल्ले के सभी बच्चों से दुश्मनी ले ली, एक एक करके सबको बुरी तरह से पीट दिया। बदले में यूयू उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी,
इतनी अच्छी कि जब हीरो अनाथ बनकर सड़कों पर भीख मांगने का प्रैंक करता था तब भी यूयू उसका साथ देती थी। हालांकि वो प्रैंक काफी सिली होते थे, लेकिन यूयू फिर भी उसके साथ रहती थी। इसी वजह से हीरो ने बचपन में यूयू के फादर से भी कई बार पिटाई खाई, लेकिन बदले में यूयू को कभी कुछ नहीं कहा गया। उसको हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट ही मिला। हीरो नरेशन में थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलता है, देखा ना, हम लड़कों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसी वक्त फ्लैशबैक सीन में पीछे से एक अंकल हीरो को पीट रहे होते हैं और उसकी एक्स्ट्रा एक्टिंग को पकड़ लेते हैं। फिर सीन वापस करंट टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाता है, इंटेंस एटमॉस्फेयर में, जहां पर हमारा हीरो हीरोइन दोनों उसके फादर के सामने खड़े होते हैं। एंड वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है कि सिर्फ इसी कारण अंकल यून अपनी डॉटर को मेरे साथ में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं और मेरे ऊपर खास तौर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नज़र रखते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए काफ़ी बड़ी फिक्र हूँ। जिसके बाद सीन को शिफ्ट करते हमें अंकल जी को दिखाया जाता है, जो कि सिगरेट पीने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूं, और अचानक से अपनी सिगरेट को जलाने लगता है। अचानक से यूयू एक्टिव हो जाती है, अपने फादर के पास में झटक से पहुंच जाती है और उनके मुंह से सिगरेट को छीन लेती है। फादर यहां पर अपनी राइटर को जलाते ही रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। आखिरकार कौन बाबा अपनी बेटी को यहां पर ऐसे इंटेंस माहौल में चिल्लाने की हिम्मत कर सकता है। जिसके बाद वो काफ़ी खतरनाक लुक देते हुए हमारे हीरो को कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तुम्हें अभी आपको पकड़ लिया, लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो मेरे से कोई हरकत करी तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। वहीं पर हमारा हीरो शांत होते हुए बोलने लगता है, अंकल यू, मैं यहाँ पर कुछ रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इसके लिए मुझे यहाँ पर अलायंस ऑफ सुपरनैचुरल पीपल्स की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना था, बस इतना ही। हमारे हीरो की इस बात को सुनकर अंकल यू हैरान रह जाते हैं, अजीब सा मुंह बनाते हुए कहने लगते हैं कि क्या सच में। वहीं पर हमारी हीरोइन यूयू को दिखाया जाता है, जो कि हमारे हीरो को जबान चढ़ा रही होती हैं और कह रही होती हैं, देखो मैं तो बच गई। फाइनली हमारे अंकल यू यहाँ पर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। लेकिन फिर भी सीरियस होते हुए बोलने लगते हैं, मेरी बात समझो, तुम्हें पता है ना कि हमारी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती होती। वो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बड़े या फिर इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जानने की कोशिश करें, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। हमारा हीरो बोलने लगता है, हाँ अंकल यू, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों के लिए इतना सीरियस और पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा सा जानना चाहता था। वहीं पर अंकल यू कहने लगते हैं कि जानना चाहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ह्यूमन सोल्स जब एबिस के अंदर जाकर पूरी तरह से करप्ट हो जाती हैं तो बस वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिविएशन बनकर रह जाती हैं। और अगर ऐसा होता कि तुम उस एबिस के अंदर अपने आप को डिसअपेयर करवा लेते थे, तुम जानते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। यहाँ पर सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पर सही हो, इसलिए हर चीज़ को जानना ज़रूरी नहीं होता। इंटेंस लुक में बोल रहे होते हैं। हमारा हीरो भी उनकी बात को काफ़ी गंभीरता से सुन रहा होता है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखा था। अंकल जी को बोलने लगते हैं, किसी के पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा विल पावर नहीं मौजूद होती कि वो यहाँ पर इस तरीके के प्रेशर को सहन कर सके। जो भी यहाँ पर उस एबिस के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और वो अपने आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, या फिर उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं होती कि वो अपने आप को पूरी तरह से खत्म करवा देते हैं, तो वो यहाँ पर मारे जाते हैं। और अगर मैं सुपर पावर की बात करूं तो ये पाथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप को बचाने के साथ अपने आप को साबित करना भी पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाला काम है और वो हर कोई नहीं कर सकता। एक ज़रा सी चूक इंसान को पूरी तरीके से मास्टर में तब्दील कर सकती है। हमारा हीरो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। वहीं पर अंकल यू बोलने लगते हैं, अगर यहाँ पर इंसानों को कितना पैसा था ट्रेन क्यों ना किया जाए, भले वो यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो कभी ना कभी यहाँ पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से लूज कर देते हैं, जिसके कारण उनके सुपर पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। हर साल कई सारे लोग मारे जाते हैं। इनके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और मैं उनके लिए सॉरी फील भी करता हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि तुम इस बारे में सोचो। क्या तुम समझ गए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या कहा? हमारा हीरो कहने लगता है, मैं जानता हूँ आपका शुक्रिया अंकल यू, लेकिन इस साल इस मिलिट्री कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के अंदर मैं अपने आप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा। मैं उसमें पार्ट लेने वाला हूं और इसके बाद आप समझेंगे कि मैं बाकी सब लोगों से कितना ज़्यादा अच्छे हूं। और अगर यहाँ पर पूरा वर्ल्ड कोलैप्स क्यों ना कर दे मेरे आसपास का, मैं यहाँ पर आपके लिए एक रिलायबल पर्सन ज़रूर बनकर रहूँगा और आप इन सब चीज़ों को मेरे सामने देखेंगे।
अंकल यू। इसके बाद अंकल यू भी एक्साइट हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? अचानक से उनको एक फ़ोन आता है जिससे कि उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। फ़ोन में बताया जा रहा होता है, कमांडर यू, हमें एक खास मिशन दिया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी आना होगा। हमारा हीरो भी इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन के फादर चिल्लाते हैं, फाइन, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब पीछे मुड़ते हुए हमारे हीरो से बोलने लगते हैं, मुझे यहाँ पर एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाना होगा, इसलिए तुम एक जेंटलमैन की तरह पेश आना। अगर तुम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए? हमारा हीरो बोलने लगता है, डोंट वरी अंकल यू, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो। मैं यहाँ पर यूयू को संभाल सकता हूँ। वहीं पर हमें पीछे हमारी हीरोइन यूयू को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। उसके मुंह से तो पानी भी बाहर आ जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, एक दूसरे के गाल खींच रहे थे। वाकई ये अभी भी बच्चे हैं। यूयू बोलने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? अगेन, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे जो कि गलत था। ऐसे ही कहते हुए एक दूसरे के गाल खींच रहे होते हैं, लेकिन यूयू अभी भी गुस्से में बोल रही होती है, क्या तुम्हारा मतलब वो था? जिसके बाद सीन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो वहां से बाहर निकल चुका था और वो यहाँ पर बाहर खरीदारी करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। कई सारे बच्चे और कई सारे बड़े मार्केट के अंदर घूम रहे थे। वहीं पर हमें एक पोस्टर के अंदर सनसेट वॉच गार्ड्स के बारे में बताया जाता है, जिन्हें हमारा हीरो भी देख रहा होता है। इसके बाद वो मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है और कहने लगता है, मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहता था, लेकिन मैंने बस यहाँ पर बेसिक नॉलेज को ही पाया है। अगर मैं यहाँ पर अंकल यू के बारे में सोचूं तो उनका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दी है उसके अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर छुपाया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि शायद मैं इन सब चीज़ों के अंदर फ्यूचर में बिल्कुल भी ना इन्वॉल्व हो जाऊँ, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फाइंड आउट कर लूँगा। वो यहाँ पर एक के बाद एक सामान को अपने पास में रखने लगता है। अचानक से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। इसके बाद उसका ध्यान अपने फ़ोन के ऊपर जाता है। वो अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है जहाँ पर हमारी हीरोइन यूयू का फ़ोन था, जो कि यहाँ पर हमारे हीरो को कह रही थी कि मेरे लिए एक बॉक्स एग खरीद लेना और एक बॉक्स मिल्क भी। और इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि और क्या बोला होगा। हमारा हीरो हंसने लगता है, मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। वही वो यहाँ पर स्टैंड्स के अंदर पैड्स को ढूंढ रहा होता है और कहने लगता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पैड्स खरीदूं तो बस मुझे बोल दो कि तुम्हें किस तरह का चाहिए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत करो यार। अचानक से उसके मन में कोई फितूरी से ख्याल आता है। वो मन में हंसने लगता है और ऐसे ही कहते सुपरमार्केट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब वो वहां से बाहर की तरफ जाता है तो कहने लगता है, मैं यहां देख पा रहा हूं मेरी ही परछाई लगातार ट्रेनिंग कर रही है, अकेली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफी है। मुझे और ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो अनुभव जो मुझे आगे बढ़ा सके। ये कहकर वो अचानक एक जगह रुक जाता है और धीरे से बोलता है, अगर मैं एक अलग नजरिए से सोचूं तो एलियन रेस के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इस साल मार्शल आर्ट्स परीक्षा भी होने वाली है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनरोल किया जाएगा, यही समय है। ठीक उसी समय उसका ध्यान अचानक बदलते माहौल की तरफ जाता है। वो ऊपर आसमान की ओर देखता है, जहां चांद दिखाई दे रहा होता है, और चारों ओर का माहौल एकदम इंटेंस और मिस्टीरियस हो जाता है। हमारा हीरो महसूस करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चांद और ये सन्नाटा बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा होने वाला है, जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देगा। कुछ सेकंड बाद वो अपनी कल्पना से बाहर आता है और हल्के से हंसकर कहता है, चलो ठीक है, जो भी हो, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। लड़ना ही है तो सामना करते हैं एलियन रेस का, ताकि मैं खुद को और भी ज्यादा इवॉल्व कर सकूं। ये बोलते बोलते वो खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगता है। फिर वो इधर उधर देखता है, एक पुराने खोपचे अबैंडन्ड कॉर्नर की तरफ बढ़ता है और वहीं से अपना सामान उठाकर खड़ा होता है। इसके बाद वो आंखें बंद करता है और धीरे धीरे डार्क वर्ल्ड की ओर खुद को टेलीपोर्ट करने लगता है। जमीन हिलने लगती है, उसका शरीर नीचे की ओर धंसने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। उसी जगह पर जब वो पहुंचता है, वो देखता है कि उसके सामने किसी की हेल्थ बार दिख रही होती है, पर वहां कोई भी नहीं होता। शायद क्योंकि वहां पर कोई उसके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गंभीर खतरे में था। डार्क वर्ल्ड में एंट्री होते ही एक जोरदार ईको सुनाई देती है। हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है, आखिर यहां हो क्या रहा है? उसकी नजर सीधे सामने पर टिक जाती है।
क्योंकि लगता है अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। जिसके बाद वो वहां पर आगे बढ़ता है और करीब जाने की कोशिश करता है। उसे वहां पर एक बंदा दिखता है जो कि वहां पर काफी ज्यादा घायल होता है। उसका हेल्थ बार लगभग 14% तक गिर चुका था और ठीक इसी समय वो बंदा वहां पर अपनी टूटी हुई टांग को लेकर हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसका चेहरा, उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। चेहरे पर कई सारी दरारें दिखने लगी थी, जैसे कि उसकी इनर सोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हो। हमारा हीरो उसको देखकर घबरा जाता है, थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा लगातार हमारे हीरो के करीब आने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम तो वही बंदे हो जो कि मेरे सेम बिल्डिंग के अंदर मेरे सामने रहते हो। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसा ही कहते हो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। अचानक से वो बंदा वहां पर नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर हमारा हीरो थोड़ा सा शॉक होता है कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो सबको देखने लगता है। हमारे हीरो को अभी भी उसकी हेल्थ एसपी 14% ही दिखाई दे रही होती है। अचानक से उसे बंदे के पीछे वही काली परछाई जो कि हमें पिछले एपिसोड के अंदर दिखाई दी गई थी, वो उसे बंदे की तरफ आगे बढ़ते हुए काफ़ी करीब पहुंचने लगती है, जिसकी हेल्थ पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। हमारा हीरो उस एंटिटी को जब उन दोनों बच्चों के करीब आते हुए देखता है तो वो और टेंशन में आ जाता है। वो एंटिटी तो लगातार उन बच्चों की तरफ लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर सोचने लगता है कि तो ये कारण है कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो चुका है, इसी कारण ये बंदा यहाँ पर इतना ज़्यादा जख्मी हुआ है क्योंकि वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही सोचते वो उस एंटिटी के ऊपर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सीन को शिफ्ट करते हुए हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है, जहां पर वो लड़का एक नाइट वॉच डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा होता है जो कि सड़कों पर नाइट वॉच गार्ड का काम कर रहा था और कहने लगता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इस टाइम पर नाइट वॉच का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मैं तो सोचा था कि ये नाइट वॉच डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसकी रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन मैं हर दिन ये देख पा रहा हूँ कि मेरा काम दिनों दिन और भी ज़्यादा धीमा और काफ़ी ज़्यादा बोरियत वाला हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर अपने आप को एंटर करवाना चाहिए। हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा बोर होगा। अचानक से उस बंदे को वहां पर अपने सामने कोई परछाई दिखती है, जिसको देखकर तो वो 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। अचानक से उसे परछाई के अंदर 2 बच्चे जो कि वहां पर मौजूद थे अंदर जाते दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या ये दोनों यहाँ पर कोई एलियन रेसेस से हैं या फिर लोग अपने आप ही डार्क साइड के अंदर अपने आप जाना चालू कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलियन रेसेस कभी भी डार्क साइड से किसी भी इंसान को अपने पास नहीं खींच सकती। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई सिचुएशन मौजूद नहीं है जिसमें कोई डायरेक्टली डार्क वर्ल्ड डायमेंशन के अंदर एंटर कर सकता है। आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है? वो ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय वो दोनों बच्चे उस डायमेंशन के अंदर लगातार खींचते जा रहे थे और उसे बंदे से हेल्प मांग रहे थे। इनको देखते हुए वो नाइट वॉच गार्ड उनको बचाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो उन दोनों को वहां पर रोक सके। लेकिन क्या होता है, गेस व्हाट, वो भी यहाँ पर उसे डायमेंशन के अंदर पूरा खींचा चला जाता है। जब वो इस डायमेंशन के अंदर एंटर करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये चीज़ अब ज़्यादा देर तक नहीं चलती। अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है जो कि रियल वर्ल्ड की लगभग सिमिलर थी। वो दोनों बच्चे भी वहाँ पर दूसरे डायमेंशन में पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो दोनों रोने भी लगते हैं। तब वो बंदा भी उस जगह पर पहुँच जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, और कहने लगता है कि इसका फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा था, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। मैं बस यहाँ पर एक सिविलियन हूँ, तो मैंने अभी तक यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं खरीदा है और न ही मेरे पास कोई वेपन है। यहाँ पर आना तो कुछ ऐसा हो चुका है जैसे कि मैं अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ चुका हूँ। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है, अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करता है। हर तरफ रेड कलर की लाइट एनर्जी फैल जाती है। वो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उन्हें बचा सके। इसके बाद वो बंदा उस एंटिटी के उस अटैक को डिप्लेक्ट कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है जो कि उसकी तरफ आया हुआ था। इसके बाद वहां से आगे बढ़ता है और देखता है कि यहाँ पर आखिरकार ये अटैक किसने किया था। हमें पीछे 2 बच्चों को दिखाई देता है जो कि उस कटी हुई बाजू की तरफ देख रहे थे। वहीं पर वो लड़का उस क्रैक को देखने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे अपने सामने वही पोर्टल देख रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से बिखर चुका था। वो बंदा वहां पर खड़ा सोचता है कि यहाँ पर कई सारी एलियन रेसेस हर जगह पर मौजूद हैं और वो काफी ज्यादा केपेबल है कि वो किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर अटैक लॉन्च कर सकती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचूं तो मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एक
एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करते हुए, इसीलिए अब मैं अपनी सारी की सारी ट्रेनिंग और सिंपल फाइटिंग टेक्निक्स को भी पूरी तरह से भूल चुका हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं मिलिट्री एग्जामिनेशन के पहले अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करूंगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर इसका मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसका ध्यान उन दोनों बच्चों की तरफ पड़ता है जो कि पीछे बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं और आवाज़ आती है, आह मम्मी हमें यहाँ से ले जाओ। जिनको देखकर वो बंदा बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला होता तो भी ठीक था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 बच्चे और मौजूद हैं जिनके पास में बिल्कुल भी फाइटिंग पावर मौजूद नहीं है। हमें उन दोनों बच्चों के ऊपर गौर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर पीछे मौजूद लड़का तो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, उसकी हालत लड़की से भी ज़्यादा खराब होती है। वहीं पर वो लड़की बोलने लगती है, आह हमें घर जाना है मम्मा। ये देखकर वो बंदा बोलने लगता है, मुझे यहाँ पर डिस्ट्रेस सिग्नल को लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके लिए यहाँ पर वेट भी करना पड़ेगा ताकि हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए आ सके, और फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो अपनी वॉच का यूज़ करते हुए उसे डिस्ट्रेस सिग्नल को लॉन्च कर देता है और वो उन दोनों बच्चों के पास जाकर उन्हें कहने लगता है, तुम दोनों प्लीज़ यहाँ पर होना बंद करो, इस डिवाइस को अपने पास में रखो। ये तुम्हें इस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद पोल्यूशन को टेम्परेरी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ऐसे ही कहते वो उसे डिवाइस को उन दोनों बच्चे को दे देता है। और यही नहीं, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसकी बात वो बंदा बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं इस डिवाइस को इन बच्चों के हाथ में दे दूं, क्योंकि इन दोनों को इस डिवाइस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी क्या पता इन दोनों की किस्मत यहाँ पर इन दोनों को इस जगह से बाहर ले जा सके। इसके बाद ही मैं इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ सकता हूँ। जिसकी बात को सुनकर वो लड़का बोलने लगता है, रियली बिग ब्रदर, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप हमें घर पहुँचा सकते हैं? वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है कि वेल, तुम लोग बस यहाँ पर छुपे रहो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम पर प्रॉब्लम आ सकती है, जब तक कि यहाँ पर हम सब लोगों को कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आता। वो बंदा जब ये सब बोल ही रहा होता है, उसके पीछे एक शैडो एंटिटी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो काफ़ी रफ्तार से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीन यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने बैकग्राउंड स्टोरी को बता रहा होता है। दोस्त फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। तो चलो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसकी बाद हमें उसे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। वो कहने लगता है कि जब मैं अपने 18 साल की एज के अंदर पहुंचा था, उसी टाइम पर मैंने मिलिट्री स्ट्रेंथ एग्जाम के अंदर अपने आप को इंटर करवाया था, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की सुपर पावर डिपार्टमेंट के अंदर की जाती थी, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया ताकि मैं अपने एग्जाम को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर जब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं अपने फाउंडेशन को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाइंग कर सकूँ, इस होप में कि आगे चलकर मैं एक दिन ज़रूर एक फाइटर बन जाऊँगा। और जब मैं अपने सेकेंड ईयर के अंदर आया, मैंने अपने टीचर के गाइडेंस के अंदर आते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया था, जो कि कई सारे अनक्लासिफाइड एलियन विंग थे। वाकई में वो दिन भी क्या दिन है। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिन किसी के पास भी सुपर पावर्स मौजूद होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके नेचुरल टैलेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती। और मुझे याद है वो दिन जब मैं यहाँ पर यही सब चीज़ करने की ट्राई की थी, और मैं एक टाइम बाद अपनी किस्मत से चुने हुए उस रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका था। मैं उस रास्ते पर चलना छोड़ चुका था जिस पर चलने के लिए मैंने अपनी लाइफ में कई सारे एफर्ट्स किए थे, और इसी कारण मैं कभी भी अपनी पास्ट की लिमिटेशंस को कभी भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन अब वो बात कहीं ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से स्विच कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज में अपने आप को ज्वाइन करवा लिया है। ये डिपार्टमेंट कुछ खास तरह के मॉरल्स के ऊपर काम करता है। भले इसके अंदर कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय भी काम क्यों ना करे, वो आसानी से नाइट वॉच गार्ड बन सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथ के अंदर पत्तियों को बांधने लगता है ताकि वो फाइटिंग के लिए तैयार हो सके, और अचानक से होने वाले उसे अटैक को भी डोज कर लेता है, जो कि हाल फिलहाल में उस एंटिटी ने उसके ऊपर किया था। अब हमें उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि अपने सिकल को लेते हुए उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। गुविन कहने लगता है कि इसकी आंखें, इसके 4 लिम्स और इसका सेमी एनिमल फॉर्म, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एडवांस मिडिल क्लास फर्स्ट लेवल का शैडो एंटिटी है। वहीं पर वो शैडो एंटिटी जोर से चिल्लाते हुए उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो बंदा अपने स्टैंस को लेते हुए उस एंटिटी पर अटैक करता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वापस से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वो बंदा उस अटैक को डोज करता है और घूमकर उस एंटिटी को एक अच्छा सा तगड़ा सा पंच मारता है, जिससे कि उसको भी काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। वो एंटिटी काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है, गुस्से में उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाती है, जिससे कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वो हो कूल, ये तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिली है।
अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और वो एंटिटी उसका फायदा उठाते हुए अपना एक अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर देती है, जिससे कि वो लड़का दूर जाकर दीवार से टकराता है एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेता है। उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने के लिए बौखला रही होती है। अभी वो बंदा बोलने लगता है कि डैमेट मैं इसे अवॉइड करना चाहता था, लेकिन अभी जब इसका अटैक मुझे लग चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड तो अब वर्क कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करवा सकता। वो मेरे इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही। अचानक से वो एंटिटी उस बंदे के काफ़ी करीब पहुंचती है, जिससे कि वो बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी कुछ अटैक उसको लगते जाते हैं। इस सिचुएशन को देखते वो बंदा वहां से भागने लगता है और कहने लगता है मेरी बॉडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है और मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर हज़ारों सुइयां लगा दी गई हों, वो भी एक साथ। अचानक से वो बंदा वहां पर वापस से पीछे मुड़ जाता है एंड उस एंटिटी की तरफ भागने लगता है और अपने आप को तैयार करते हुए बोलने लगता है मैं इसे और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी समय से चल रहा है, मुझे जल्दी से इसे यहाँ पर फिनिश करना होगा। इसके बाद वो अपने पंच को बनाते हुए उस एंटिटी के ऊपर लॉन्च करने लगता है जिसमें उसने अपनी पावर को यूज़ किया था और कहता है शैडो पावर ब्लाइंडनेस, जिससे कि उसके पंच से अजीब सी फ्लेयर निकलती है एंड वो एंटिटी उससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो क्या होगा इस एंटिटी के साथ में? क्या यहाँ पर ये बंदा अपने आप को लूज कर देगा? क्या वो बच्चे बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो एंटिटी अभी भी वहां पर जिंदा होती है एंड वापस से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे बचते हुए वो बंदा वहां पर उसके ऊपर वापस से वही अटैक करता है, जिससे कि वो एंटिटी दूर जाकर गिरती है। इन दोनों की लड़ाई यहाँ पर काफ़ी देर तक चलती है, जिससे कि वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसके ऊपर इस डार्क वर्ल्ड का असर होना लगा था। उसके मुंह से निकलने वाली सांस भी अब ब्लैक एनर्जी के अंदर देखने लगी थी। वो बंदा कहने लगता है यहाँ पर मौजूद पॉल्यूशन का मेरे ऊपर असर होना चालू हो चुका है। ये जब भी अपनी पावर का यूज़ करता है तो अपनी पावर को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इसी पॉल्यूशन का यूज़ करता है ताकि वो इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। और वो लोग जो कि यहाँ पर मेरी तरह मौजूद हैं, जिनके पास में इतनी ज़्यादा लो एफिशिएंसी मौजूद है, वो यहाँ पर इस तरीके की सुपर पावर का यूज़ कभी भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्मत की बात है क्योंकि एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय होते हुए भी मैं यहाँ पर अपनी सुपर पावर का यूज़ काफ़ी अच्छे से काम को करने के लिए कर पा रहा हूँ। लेकिन किसी भी टाइम पर यह पॉल्यूशन मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पर हमें उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ अटैक करती है। वो बंदा भी उसके सामने मौजूद होता है और कहने लगता है लेकिन आज मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, और वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उस एंटिटी के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिससे कि वो लड़का और वो एंटिटी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं एंड वो बंदा जैसे यहाँ पर उसका अटैक लगा था वो दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर जाकर अपने आप को संभाल लेता है और उसके मुंह से यहाँ तक कि खून भी आने लगता है। वो यहाँ पर खांसी रहा था कि वो एंटिटी वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो बंदा बोलने लगता है डैम इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी जल्दी इतनी सारी पावर्स का यूज़ कर सकता है। भले ये यहाँ पर एक मिडिल क्लास की शैडो एंटिटी है, फिर भी ये इसी कोई नॉर्मल सा मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी होल्डर भी काफ़ी आसानी से सामान लेता और उसे काफ़ी आसानी से मार सकता, वो भी अपने सिंगल हैंड से। लेकिन ये मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ क्यों है? ऐसा ही कहते हुए वो खतरनाक सी एंटिटी उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करती है। एंड गाइज, हम इस सिलसिले को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। अचानक से वहां पर वो एंटिटी उस बंदे के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती हैं। वो बुलेट टाइप अटैक करती हैं जिससे कि उसके कंधे पूरी तरीके से छल्ली हो जाते हैं। वो बंदा भी इन सब चीज़ों को फील कर पाता है क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अचानक हुई थी। जिसके बाद वो एंटिटी एक पावर का ब्लो छोड़ती है जिससे कि वो बंदा दूर जाकर टप्पा खाकर नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मैं इसके साथ में ऐसी फाइट करता रहा तो मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करने वाली नाइट पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ऐसा ही कहते हुए वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद करने लगता है। उसे अपना फ्लैशबैक दिखने लगता है और वो कहने लगता है जब मैंने यहाँ पर अपने रिलेटिव्स की डेथ को देखा था जो कि थोड़े बहुत मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। जब मैं यहाँ पर 15 साल का था तो मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया लेकिन मैं किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। मैंने काफ़ी ट्राई किया, कभी पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फाइनली शायद मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मिस्टीरियस शैडो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। इसको देखकर वो अब बंदा अपनी लास्ट होप भी पूरी तरह से खो देता है। अचानक से वो बंदा स्माइल करने लगता है जब मौत उसके इतनी ज़्यादा करीब होती है। वो कहने लगता है कि जिनके पास भी सुपर पावर्स मौजूद होती हैं उनके लिए डेथ एक नॉर्मल स्टेट होती है। ऐसे ही कहते हुए अपने जेब में हाथ डालता है एंड वहाँ से एक पिल को निकालते हुए खा लेता है और कहने लगता है इससे पहले कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ मुझे यहाँ पर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद उस बंदे की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, लगभग उस एंटिटी के बराबर। तो वो बंदा दांत पीसते हुए कहने लगता है यू बास्टर्ड, अब तू आ, अब मैं तुझे देखता हूँ। इसके बाद राउंड 2 शुरू हो जाता है।
तो वो बंदा कहने लगता है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे ही वो एंटिटी वापस उस बंदे की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, वो बंदा बिना जरा भी हिचकिचाहट के जोर से चिल्लाता है और उछलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एंटिटी भी पूरी शक्ति के साथ उसकी ओर अपना अटैक रिलीज करने लगती है। अचानक बंदा हवा में घूमकर एक जोरदार किक एंटिटी के चेहरे पर मारता है। टक्कर इतनी भारी होती है कि दोनों पीछे की ओर फिसलते हुए दूर जाकर रुक जाते हैं। थोड़ा संभलते ही वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों हाथों से लगातार उस एंटिटी पर वार करने लगता है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, आखिर ये मरती क्यों नहीं? वो गड़गड़ाती आवाज में चिल्लाते हुए फिर वार करता है। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी सी और ताकत। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो लड़ता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा। और अचानक उसकी आवाज टूट जाती है। वो वहीं रुक जाता है। अगले ही पल एंटिटी उसकी तरफ फिर से झपटती है और उसके चेहरे पर एक भयंकर पंच मारती है। बंदा दूर जाकर गिर पड़ता है, उसका सिर जमीन से टकराता है। चोट गहरी है, खून बह रहा है। वो दर्द से तड़पते हुए बोलता है, मैं अब कुछ भी नहीं देख पा रहा। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा है। मैं इससे कैसे लड़ूंगा? शायद मैं कभी जीत ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा हूं। शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद मेरी नॉर्मल उबाऊ जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे रोक रहा हो, कोई आवाज उसे पुकार रही हो। अगले ही क्षण हमारा हीरो वहां पर पहुंचता है और कहने लगता है, लिटिल बॉय, तुम यहां पर इस चीज का बिल्कुल भी इंतजार मत करो। अब मैं यहां पर आ चुका हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जब बंदा हमारे हीरो को यहां पर देखता है तो वो कहने लगता है कि ये नाइट वॉच गार्ड्स तो नहीं लगता है, ये तो दिखने में काफी ज्यादा यंग है, लेकिन ये नाइट वॉचमैन की तरह बात क्यों कर रहा है? क्या हुआ अगर ये एक नॉर्मल पर्सन हुआ तो ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक ऑर्डिनरी पीपल यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा हीरो उसके पास में पहुंच जाता है और कहने लगता है, तुम पीछे हटो और यहां पर कोई कोना पकड़कर रेस्ट कर लो। अब हमारा हीरो यहां पर एक्शन मार चुका था। वो कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस एंटिटी का एग्जिट कराने का टाइम आ चुका है। इसे तो यहां पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाना चाहिए था। लेकिन हमारा हीरो तो वहां पर उसकी तरफ काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बढ़ रहा था, तो बंदा उसको देखकर कहने लगता है, ये तो यूजलेस हैं। इसके बाद हमारा हीरो काफ़ी शकी बखरते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं पर वो एंटिटी हमारे हीरो को एक पंच देती है जिससे कि वो दूर जाकर फेंका जाता है। हमें उस बंदे की शक्ल करके दिखाया जाता है क्योंकि हमारे हीरो को इस तरह से देखकर हैरान रह जाता है जैसे कि उसके ऊपर बिजलियां गिर चुकी हों। वो कहने लगता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। वहीं पर अब वो एंटिटी उस बंदे के ऊपर अपना सेकेंड अटैक करने लगती हैं। वो बंदा बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता। फाइनली यहाँ पर हमारा हीरो की एंट्री होती है, जो कि आते से ही उस शैडो एंटिटी को एक रख के थप्पड़ देता है, जिससे कि उस एंटिटी को बहुत जोर से लगी होती है। हमारा हीरो गुस्सा होते हुए बोलने लगता है, लिटिल बॉय, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, तो चलो अब फाइट करते हैं। वो अपने पास में से एक बोतल को निकालता है। वहीं दूसरी तरफ वो उस एंटिटी से लड़ रहा आता है और उसी बोतल से ही उस एंटिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। वो एंटिटी अपने सिकल से इधर उधर अटैक करना शुरू करती है। हमारा हीरो उससे बच रहा होता है। फाइनली वो अपनी बोतल को हाथ में लेता है और उससे एक जोरदार सा अटैक करता है, जिससे कि वो एंटिटी को थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। अब वो एंटिटी भी अपना अटैक चार्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे हीरो तो सामने से वो फिर से बच जाता है। उसके पीछे से निकलता है और बोतल को फोड़ के उस एंटिटी के सीने में घुसा देता है। वो एंटिटी हमारे हीरो को पास में देखते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन हमारा हीरो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसके हर अटैक के बीच में अपना मुंह निकालकर उसे जुबान चढ़ा रहा होता है और अलग अलग शक्लें बना रहा होता है और कहने लगता है कि तो अब तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली एंजॉय हो चुके हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इस बात को सुनकर वो एंटिटी बौखला जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हाँ 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 हाँ, जिसके बाद वो अपने सीने में घुसे उस बोतल के हाफ हिस्से को बाहर निकालकर हमारे हीरो की तरफ फेंक देता है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इतनी देर से इस बैंटिटी से लड़ रहा था। वह कहने लगता है, जब मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन यहाँ पर स्ट्रांग है और कौन वीक। ऑब्वियसली कॉम्बैट के अंदर किसी भी तरह की ट्रिक का यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिरकार ये बंदा ऐसा कैसे कर पा रहा है? यूज़ के अटैक और स्पीड को काफ़ी अच्छे से सप्रेस कर पा रहा है, जैसे कि वो वाकई में उसका एक ओपोनेंट हो। सीन को वापस हमारे हीरो की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो एंटिटी से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वह कहने लगता है कि कुछ दिन पहले तुमने यहाँ पर मेरी डिक्की के ऊपर काफ़ी अच्छा सा निशान मारा था। आज मैं तुम्हारी बट को पूरी तरीके से सुझा दूंगा मेरे बच्चे, अब मर जाओ।
अचानक से हमारा हीरो हैरान रह जाता है क्योंकि वो एंटिटी अपने लास्ट अटैक को उसकी तरफ थ्रो आउट कर देती है। हमारा हीरो उसके अटैक से अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि उस एंटिटी ने अपनी स्पाइनल बोन का यूज़ किया था, वो भी एक टेंटिकल की तरह, जिससे कि हमारा हीरो दूर जाकर गिरता है। वाकई में काफ़ी ज़ोर से लगी होगी। हमारा हीरो कहने लगता है, ओ रे मैया रे, मार डाला रे मम्मी, बहुत ज़ोर से पड़ गई रे। हमारा हीरो दीवार पर ज़ोर से ठोक जाता है और कहने लगता है, बेटे तू तो गया बेटे, तूने वापस से मेरी ऐस के पीछे अटैक करने की कोशिश किया ना, आखिरकार तू मेरे ऐस के पीछे क्यों पड़ा रहता है। जिसके बाद वो एंटिटी वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कितनी ज़्यादा बेशरम एंटिटी है, पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसे ही कहते हुए अपने पीछे देखता है जहां पर दो बच्चे कोने में दुबक कर बैठे होते हैं। हमारे हीरो इनको देखता और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर इस मास्टर की 2 हिट के अंदर ही मारा जाऊँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेफ रहा तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एस्केप करना पड़ेगा इस डार्क साइड से। इसी के बाद मैं यहाँ पर वापस से आ पाऊँगा, लेकिन उसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊँ। अब वो उस बंदे को देखने लगता है और कहने लगता है, लेकिन अगर मैं इस केस के बारे में सोचूं तो ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं किसी को भी यहाँ पर खाली छोड़ दूं। हमारा हीरो वापस से कुछ बोतल के कॉक को पकड़ लेता है और कहने लगता है, इसके पास अब सिर्फ 20% ऑफ एनर्जी मौजूद है, इसलिए मैं इसे काफ़ी आसानी से मार सकता हूँ। मेरे पास एक चांस है, और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था, आज फाइनली वो दिन आ ही गया। वहीं पर वो बंदा हमारे हीरो को बोलने लगता है, उसकी राइट रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा घाव लग चुके हैं, तो अगर तुम उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो तो उसी के ऊपर अटैक करना जहां से वो कमज़ोर है। हमारे हीरो उसकी बात को सुन लेता है, जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट स्पीड का यूज़ करते उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है, तू तो गयो बेटे। हमारे हीरो के इस अवतार को देखकर वो शैडो एंटिटी घबरा जाती है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे, लेकिन वहीं पर हमारा हीरो तो स्माइल करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। काफ़ी स्पीड से उसके आगे से पीछे निकलता है और कहता है, अब तो तू गया। वो उसे टूटी हुई बोतल से उसकी लेफ्ट रिप के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा इंजर हो जाता है। उसकी ब्लड लाइफ 18% तक गिर जाती है। वो एंटिटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। हमारा हीरो कहने लगता है, तो ये भाग रहा है वो भी यहाँ से। वहां पर वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो यहाँ पर उससे पहले लड़ने वाले बंदे के पास में से होकर गुजरती है और काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है। वो बंदा जो कि यहाँ पर इससे पहले ही सेंगेटी से लड़ रहा था, वो भी देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और कहने लगता है, इतनी आसानी से कैसे। लेकिन वो एंटिटी उन बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाए। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्या होगा? क्या वो एंटिटी उन बच्चों को अपना शिकार बना लेगी? क्या हमारा हीरो समय रहते उनको बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए, जिसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है। एंटिटी उन बच्चों के काफ़ी करीब पहुंचती है, जिससे कि डरते हुए वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि वो एंटिटी उन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मुंह से किसी भी तरह का अटैक करने की कोशिश करती है और लिटरली उनको खाने ही वाली होती है। उसी टाइम पर हमारा हीरो उस बच्चे को उस एंटिटी के पास से खींच लेता है और अपने हाथ में एक सोडा कैन को लेते हुए उस एंटिटी की तरफ जोर से थ्रो करता है, जो कि काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ आकर बढ़ते हुए उस एंटिटी के चेहरे पर लगती है। लेकिन वो एंटिटी जैसे तैसे करके अपने आप को उस अटैक से बचवा लेती है। अब हमें उस दूसरे वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में उस एंटिटी की तरफ आगे बढ़ता है, एक लंबी सी छलांग लगाता हुआ उस एंटिटी के ऊपर कूद जाता है और अपने एक किक से उसके ऊपर काफ़ी ज़ोरदार अटैक होता है, जिससे कि उस एंटिटी को लगती है और वो फिर से चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। नीचे गिर जाता है। एंटिटी वापस से उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि उसकी हेल्थ पॉइंट 15% तक पहुंच जाती है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, इतना ज़्यादा कि वहां पर खून खांसते रखता है। उसी टाइम पर वो एंटिटी उसके ऊपर वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वाकई में ये एंटिटी कितनी ज़्यादा ढीठ है, लेकिन इस समय वो बंदा बिल्कुल भी इस हालत में नहीं होता कि वो कोई भी एक्टिविटी शो कर पाए। वो एंटिटी काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और जब काफ़ी करीब पहुंच जाती, उसी टाइम पर हमारा हीरो वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर अपने एक सिंगल हैंड से उस एंटिटी को वहीं पर रोक लेता है। लेकिन वो दूसरा वाला बंदा जो कि उस एंटिटी के जस्ट सामने मौजूद होता है, उसकी तो लिटरली फट चुकी थी। हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि उस एंटिटी के बालों को पकड़ता है, उसके पीछे चले जाता है और कहने लगता है, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तैयार हो जाओ। इसके बाद वो उस एंटिटी को काट लेता है। वो एंटिटी जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, उसी हमारे हीरो के काटने के कारण उसकी हेल्थ पॉइंट 1% से ड्रॉप हो जाती है एंड वो एंटिटी का हेल्थ पॉइंट 15% से कम होते हुए 14 पर गिर जाता है। जिसके बाद हमारा हीरो उस एंटिटी के बालों को पकड़ लेता है एंड उसके ऊपर चढ़ते हुए उसको और भी ज़्यादा पीटने लगता है और उसे नीचे घसीटने लगता है एंड फाइनली उसके ऊपर बैठ जाता है एंड पीटते हुए जाने लगता है कि तुम यहाँ पर एक एलियन स्पीशीज से हो ना, तो चलो तैयार हो जाओ क्योंकि मैं भी तुम्हें ब्रेक करने वाला हूँ। ऐसे ही कहते उस एंटिटी को ट्रैप करते बार बार मारने लगता है, जिससे कि उसकी हालत बिगड़ने लगती है। अब उसका हेल्थ पॉइंट 14% से गिर के 11% पर आ जाता है।
अचानक से वो एंटिटी वहां पर कुछ करने लगती है। वो यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। उस एंटिटी का कोर चमकने लगता है एंड उससे एनर्जी बाहर निकलने लगती है। हमारा हीरो कहने लगता है, क्या तुम कैनिबलिज्म, आखिरकार तुम ये सब कर कैसे पा रही हो? दरअसल वो एंटिटी अपनी बची कुची एनर्जी को यूज करके अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमारा हीरो इस चीज को काफी अच्छे से देख लेता है। वो उस कोर को देखता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है और कहने लगता है, ये क्या है? जिसके बाद वो उस लाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है एंड करता भी है, जिससे कि वो एंटिटी और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। जोर से चिल्लाने लगती है। हमारा हीरो उसके कोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, अब मर भी जाओ। वो वहां पर इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लेता है कि अनजाने में उसे पता ही नहीं चलता कि उसने यहां पर क्या कर दिया। उसकी डैमेज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास के पत्थर भी बुरी तरीके से चकनाचौर हो जाते हैं, दूर जाकर फेंकने लगते हैं। फाइनली उसकी बॉडी की एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है एंड वो एंटिटी फाइनली वहां पर मर जाती है। उसकी आखिरी चीखें पूरे के पूरे डार्क वर्ल्ड के अंदर फैल जाती हैं। हमारा हीरो खांसते हुए बोलने लगता है, फाइनली ये यहाँ पर मर चुका है। अचानक से उसकी तरफ कुछ पत्थर आकर गिरने लगते हैं एंड कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की पावर फाइनली रिलीज होना चालू हो चुके थे। उसके पास में जो भी चीज होती है वो उसे दूर जाकर गिरने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी से एक अलग ही तरह का डार्क ऑरा रिलीज हो रहा था। भले ही वो उसका सुपरमार्केट से खरीदा हुआ सामान ही क्यों ना हो। यही नहीं, वो सामान जहां भी गिरता है इतना ज्यादा डैमेज करता है कि आसपास की जगह भी पूरी तरह से तहस नहस होना चालू हो जाती हैं। वहीं से अब सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें उस बंदे को और उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर दूर बैठे होते हैं। हमारा हीरो फाइनली अब उस बैटल से फ्री हो जाता है और कहने लगता है, मैंने फाइनली अपनी आंस पर लगने वाली चोट का रिवेंज ले ही लिया। जिसके बाद वो उन लोगों को देखने लगता है जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहा था। जब उन्हें देखने लगता है तो अचानक से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है एंड हमारा हीरो यहीं पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है एंड गिरते हुए किसी की परछाई को देखता है एंड देखते देखते ही वहां पर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला एपिसोड शुरू होता है जहां पर हमें हर तरफ आग लगी हुई दिखाई जाती, क्योंकि वहां पर काफी कुछ तहस नहस हो चुका था। हर तरफ लोगों की लाशें बिछी होती हैं। कई सारे लोग यहां पर मारे जा चुके थे। हर बिल्डिंग के अंदर लगातार आग जल रही होती है। एटमॉस्फेयर बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। पूरी सिटी के अंदर तबाही हर तरफ देखी जा सकती है। उसी टाइम पर हमारे हीरो की आंख खुलती हैं। वो देखता है कि उसके आसपास पड़े हुए लोग जो कि पूरी तरीके से मर चुके थे। जब वो उन्हें देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार यहां पर क्या हो गया। अचानक से उसका ध्यान किसी तरफ जाता है एंड तुरंत ही कई सारी शैडो एंटिटीज उसे पूरी तरीके से घेर लेती हैं। हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि एक को मारने में ही बेचारे का क्या क्या निकल गया था। ज्यादा मत सोचो, पसीने की बात कर रहा था मैं। वहां पर कई सारी एंटिटीज मौजूद थीं जो कि हमारे हीरो को घेरे हुए थीं और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थीं। अचानक से सारी की सारी एंटिटीज हमारे हीरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए एक साथ उसके ऊपर अटैक करती हैं, जिससे कि हमारा हीरो डर जाता है। वो यहां पर कुछ सोच पाता उससे पहले ही कई सारी एंटिटीज एक साथ उसके ऊपर अटैक कर चुकी थीं एंड पूरी तरह से उसको कवर कर लिया गया था। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है एंड उन सारी की सारी एंटिटीज को ऑब्जर्व कर लेता है। पता नहीं कि यहां पर क्या होता है, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर सन्नाटा हो जाता है। हमारा हीरो बताने लगता है, जब इस दुनिया के अंदर सूरज पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है तो ये वर्ड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड के अंदर तब्दील हो जाता है और पूरी दुनिया के फ्रैगमेंट जो कि इस अर्थ के कभी हुआ करते थे, उन्हीं में से चिंगारियों की तरह इस डार्क साइड के अंदर सुपर हीरो के रूप में जन्म लेते हैं, जो कि कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। जिसमें हर पल ऐसा होता है किसी बंदे को पतली बर्फ पर चलने के लिए छोड़ दिया गया हो। वहीं पर शहर में हर तरफ परछाइयों का आतंक फैल चुका था। जगह जगह तबाही दिखाई दे रही थी। अचानक हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं। वो हाँफते हुए उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। उस पल हमारा हीरो सदमे में होता है, क्योंकि अभी अभी उसने एक सपना देखा था जिसमें कई एंटिटीज उसे खत्म कर चुकी थीं। धीरे धीरे अपनी धुंधली दृष्टि साफ करते हुए वो अपने सामने खड़े इंसान को देखता है। वो आदमी बोलता है, हेलो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अभी भी जिंदा हो? अचानक हमारा हीरो पूरी तरह होश में आ जाता है। मैं अभी भी जिंदा हूं? क्या ये सच है? मुझे लगा मैं कोई ड्रीम देख रहा था। उसी वक्त उसकी नज़र पास पड़ी एक मरी हुई एंटिटी पर जाती है। उसे देखकर हीरो सोच में पड़ जाता है। मुझे बस इतना याद है कि मैं इस एंटिटी से लड़ रहा था, लेकिन इसे कब मारा, कैसे मारा, मुझे कुछ याद नहीं। वो एंटिटी के पास जाता है, झुककर उसे छूता है और कहता है, शैडो ईटिंग। और उसी क्षण एंटिटी की एनर्जी उसके शरीर में फ्लो होना शुरू हो जाती है। हीरो उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है।
लेकिन उसका ध्यान उसके सामने खड़े लड़के पर नहीं जाता, जो कि लगातार उसे ही देख रहा था, क्योंकि उसने हीरो को ये सब करते हुए देख लिया था। हीरो अचानक कुछ बोलते बोलते रुक जाता है और मन ही मन सोचता है, कितना अच्छा होता अगर मुझे इस इंसान की कंडीशन के बारे में भी पता चल जाता। अभी तो मैं बस उसके ब्लड वॉल्यूम को ही देख पा रहा हूं, जो कि मेरा सिस्टम मुझे दिखाता है। शायद और डिटेल मिल जाए तो मैं इसे बचा सकूं। हमें उस आदमी की स्क्रीन लाइक डिटेल्स दिखाई जाती हैं। उसका ब्लड लेवल सिर्फ 10 बचा है। फिर रिपोर्ट आती है, उसकी एचपी बहुत गिर चुकी है, वो एनी टाइम मर सकता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी पूरी तरह इस्तेमाल कर ली है। अगर उसकी एनर्जी 30% से 70% रहती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन डार्क वर्ल्ड का असर उस पर शुरू हो चुका है, इसलिए वो कुछ ही देर में मर जाएगा। फिर अंतिम नोटिफिकेशन आता है, हेल्थ 5% रिमेनिंग। अगर तुम चाहो तो इसके लास्ट वर्ड्स पूछ सकते हो। हीरो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है। वो आदमी हीरो के कंधे पर हाथ रखता है। हीरो को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद दोनों एक शांत जगह ढूंढते हैं और कोने में जाकर बैठ जाते हैं। वो आदमी बोलता है, ब्रदर तुम कोई नाइट वॉच नहीं हो, है ना? उसी पल वो आदमी मन ही मन सोचता है, हाँ, मुझे यहाँ आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं था कि ये इतना इनविंसिबल होगा, और नेचुरली ये अभी भी मुझे पहचान नहीं रहा है। वो आगे पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? हीरो तुरंत मना कर देता है। आदमी को ये थोड़ा अजीब लगता है। आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, और बोलने लगता है, शैडो का सामना करना बहुत मुश्किल था और वो पहले से ही बहुत पावरफुल थी। यहाँ तक कि मैं भी उसका फर्स्ट अटैक को झेल नहीं पाया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम नाइट वॉच हो सकते हो। ये सुनकर हीरो का दिमाग घूम जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़का जानता भी है कि ये क्या बोल रहा है। ये तो भूल ही गया है कि मैंने ही इसे यहाँ बचाया है। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है, अगर ऐसा होता है कि तुम उसके फर्स्ट अटैक को झील लेते तो शायद अभी जिंदा नहीं बच पाते। इसलिए मुझे लगता है कि मैं वाकई में कोई नाइट वॉच बनने का लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं उन बच्चों को बचाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है, इसका मतलब है कि तुम बात करना जानते हो? ओह, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हें यहां पर बचाया था। वहीं पर वो बंदा हंसने लगता है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि सारे के सारे नाइट गार्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। वो वहां पर हंसने लगता है। हंसते हंसते उसके आंसू भी निकल आते हैं। जिसके बाद वो बंदा बोलने लगता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम काफ़ी अच्छे हो। वो हमारे बंद हीरो को शाबाशी देते हुए बोलने लगता है, तुमने यहाँ पर सोया सॉस का बॉटल का यूज़ किया था ताकि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर सकोगे। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने इस तरह का कोई अटैक किया होगा। हमारा हीरो से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? हमारे हीरो को यह सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। फिलहाल के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचने लगता है, ये बंदा नाइट वॉच गार्ड है एंड इसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, फिर भी ये ना करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। अचानक से वो बंदा हमारे हीरो से पूछने लगता है, मुझे बताओ कि तुम किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो एंड तुम यहाँ पर कितने साल के हो? हमारा हीरो तो एकदम हैरान, लेकिन फिर भी वो बता देता है कि मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर मजाक में ही इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इसे यहाँ पर पूरी जानकारी देना सही होगा। फिर वो बंदा पूछने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर किस सब्जेक्ट को लिया है, लिबरल आर्ट्स को या फिर मार्शल आर्ट्स को? हमारे हीरो कहने लगता है, वैसे देखा जाए तो तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से एक दूसरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए अभी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, वेल, तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट लेना, क्योंकि लिबरल आर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से बेकार है, तुम उसे यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाओगे। अचानक से वो बंदा हमारे हीरो से सिगरेट मांगने लगता है और बोलता है, ब्रदर, क्या तुम मुझे यहाँ पर एक सिगरेट दे सकते हो? हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है, सिगरेट? मेरे पास तो बस यही है। वो अपने पॉकेट से कुछ कैंडी स्टिक्स निकालता है और उसको तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उस बिस्किट को या फिर उस कैंडी को उस बंदे को दे देता है और बाकी को फेंक देता है। वो बंदा उसको देखकर कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर इसे फेंकने के लिए लेकर आए थे क्या वो तुम्हारा नहीं था? लेकिन हमारा हीरो रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है, बाय द वे, ये तुम्हारा पहली बार था ना कि तुमने यहाँ पर कोई एलियन स्पीशीज को सिंगल हैंड में मारा होगा? हमारा हीरो भी बोलने लगता है, हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, हाँ, कभी कभी मुझे तुम जैसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है, क्योंकि तुम्हें काफ़ी कुछ करने का मौका मिल रहा है जो कि मुझे कभी नहीं मिला।
वाकई में तुम्हारे लाइफ तो हेवन की तरह होगी ना, कोई लाइफलेसनेस ना कोई होपलेसनेस, और तुम यहाँ पर थोड़े बहुत स्ट्रांग भी हो, लेकिन तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो क्योंकि तुमने अभी तक अपने कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को अच्छी तरीके से इंप्रूव नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। हमारा हीरो बोलने लगता है, हाँ ये काफ़ी अच्छा है, मुझे तुमसे मिलती और बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर कोई ना कोई रेस्क्यू करने के लिए आ जाए और हम लोग यहाँ पर बच जाएं। वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी को ढूंढ ही लूंगा जिससे मैं बात कर सकूं। और वैसे भी हम सिविल सर्वेंट्स की विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। मुझे लगता है कि हमारे खुले हुए घाव यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा जल्दी घायल कर सकते हैं। आखिरकार हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को कैसे रेजिस्ट कर पाएंगे? ऐसे कहते वो अपने घावों को दिखाने लगता है जो कि उसके हाथ में लग चुके थे। हमारा हीरो उसको देखता है और कहने लगता है, क्या तुम्हारे कोई रिग्रेट्स मौजूद हैं? मतलब कि तुम ऐसा कुछ करना चाहते थे जो तुम अभी तक नहीं कर पाए? और अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ, मैं चाहूँ तो आराम से जनरल लिबरल आर्ट्स चुन सकता था, एक साधारण सी नौकरी, एक सुरक्षित सा भविष्य। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मेरे पास क्या विकल्प थे, सवाल ये है कि मैंने चुना क्या। और तुम पूछते हो, तुम जैसे सिविल सर्वेंट का छाया जाति पर वार करने का हक भी कैसे बनता है? हल्की सांस लेकर आंखों में ज्वाला, क्योंकि जब हर कोई खामोश था तब सिर्फ मैं समझ पाया, अंधेरा अगर फैलने लगे तो रोशनी का इंतजार नहीं किया जाता, स्वयं मशाल बनकर खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद हम उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, हाँ मेरे पास कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट्स हैं और मैं वाकई में इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। अचानक से वो जोर जोर से रोते हुए बताने लगता है, मैं एक कार्यालय कर्मचारी हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो लड़कियों के साथ बातें कर सकता हूँ और फिर खुशी से नए प्यारे नाइट गार्ड्स को प्रशिक्षण दे सकता हूँ। क्या ये अच्छा दिन नहीं है? और ऐसा ही कहते वो फूट फूट कर रोने लगता है। हमारा हीरो बेचारा उसको चुप करवाता है, कहता है, ब्रदर टेक इट ईजी, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर सरवाइव करना चाहते हो। उस टाइम पर लेकिन वो बंदा उन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है, रेस्क्यू सिग्नल ऑलरेडी यहां पर सेंड किया जा चुका है, अगर तुम यहां से बाहर जाते हो तो इन दोनों की यहां पर मदद कर देना, इन दोनों को भी अपने साथ में ले जाना। हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनमें एक बच्चे के हाथ में वही सिग्नल ट्रांसमीटर मौजूद होता है। वो बंदा उनको देखकर कहने लगता है, अब मैं इन बच्चों को क्या करूं, ये तो इतने मासूमियत से यहां पर सो रहे हैं कि मैं यहां पर कुछ बोल भी नहीं सकता। ट्रांसमीटर को अपने हाथ में दबाकर बैठा होता है। हमारा हीरो यहां पर काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब करें क्या। वहीं पर वो बंदा हमारे हीरो को दिलासा देते हुए बोलने लगता है कि यहां पर उनके आसपास घूमने की या भटकने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम यहां पर इन सब चीजों के अंदर काफी ज्यादा उलझ चुके हैं और तुम यहां पर वापस से वही सब कर रहे हो। मैं मानता हूं कि तुम काफी आसानी से किसी भी चीज को डॉच कर सकते हो, लेकिन यहां पर तुम बिल्कुल भी इस स्किल का यूज नहीं कर पाओगे। तो अब शांति से बैठ जाओ, चलो चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में बताओ ताकि हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करके टाइम काट सकें जब तक कि यहाँ पर रेस्क्यू गार्ड्स नहीं पहुंच जाते। लेकिन वहीं पर हमारे हीरो का तो मुंह बन जाता है। वो कहने लगता है, इसको लगता है कि मुझे यहाँ पर एस्केप करने के लिए किसी का वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी स्किल को इसके सामने शो नहीं कर सकता वरना मैं नज़र में आ जाऊँगा। हमारा हीरो उस बंदे से बोलने लगता है, ब्रदर मुझे थोड़ा सा एक बैग दे दो, तुम मुझे यहाँ पर उस एलियन से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हमें दिखाया जाता है उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ करने लगता है और कहता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर बन गए थे, इस टाइम पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा ही सब कुछ। हमारा हीरो तो वहाँ पर परेशान होकर अपना सर पकड़कर बैठा होता है। वहीं पर वो बंदा अभी भी अपने आप में ही बड़बड़ किए जा रहा होता है एंड हमारे हीरो को परेशान कर रहा होता है। वो कहने लगता है, तुमने तो उसे सिंगल पंच में ही मार दिया, वाकई तुम कमाल हो, क्या तुम ऐसे ही फाइट करते हो? बाय द वे मुझे बताओ कि अगर तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? दरअसल मुझे हेड सुपरनैचुरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर से माफ़ी मांगनी है, क्या तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो? जब भी मिलो उन्हें बस ये कह देना कि मैंने उनके एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा सिखाने के बाद भी मैं एक फर्स्ट क्लास के स्ट्रेंज क्रिएचर को, जो कि एक शैडो एंटिटी थी, को मारने में पूरी तरीके से फेल हो गया। वाकई मेरे लिए एक शर्म की बात है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? वहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो समझ चुका था कि शायद ये बंदा अपनी आखिरी ख्वाहिश यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। अचानक से हमारे हीरो का ध्यान एक साइड जाने लगता है, लेकिन वहीं पर वो बंदा बोलने लगता है, प्लीज़ मेरे रिकॉर्ड्स जो कि मेरे टीचर डेप्यूटी डायरेक्टर हुआंग, जो कि सुपरनैचुरल लिटरेचर अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन तक पहुंचा देना और कहना कि उनके स्टूडेंट ने उन्हें थैंक्स किया है क्योंकि आपने यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दिया था। हालांकि जब तुम उनसे मिलोगे तुम उनके साथ में बिल्कुल भी एरोगेंट रिएक्ट मत करना,
नहीं तो वो तुम्हारी क्लास लगा देंगे और तुम्हें पूरी तरीके से सिखा देंगे वही जो कि भाषण मैंने भी थोड़ी देर पहले दिया था। और कहने लगता है, अगर तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो तुम ह्यूमंस की रेस के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश करना, नहीं तो ये अंधेरा ऐसे ही फैलता जाएगा और तुम इसमें कभी भी एक निशान नहीं बन पाओगे। वहीं पर हमारा हीरो अब खुश होते हुए कहने लगता है कि ब्रदर, अगर तुम वेट कर सको तो मैं एक नोटबुक लेकर आना चाहता हूं ताकि मैं इन सब चीज़ों पर रिकॉर्ड कर लूं। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो जब तक कि तुम यहाँ पर थोड़े से रिकवर हो जाओगे, उसके बाद हम दोनों आपस में बात करेंगे। वहीं पर वो बंदा हमारे हीरो को देख रहा होता है जो कि वहाँ पर से बहाना बनाकर भाग चुका होता है। वो बंदा बोलने लगता है, मैंने हमेशा अपने इस वर्ल्ड के लिए दिल से कुछ करने की कोशिश की थी और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बिताया है, लेकिन शायद अब मुझे यहाँ पर अपने आखिरी समय पर किसी और को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उससे बात कर सकूं। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। लेकिन शायद ही हम इस टाइम पर यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जिसके बाद वो हमारे हीरो से पूछने लगता है कि हमारे पास और कुकीज़ मौजूद हैं, अगर तुम दे सकते हो तो मुझे 2 और दे दो, मैं अपने इस खास समय में कुछ स्पाइसी स्टिक्स का फ्लेवर लेना चाहता हूँ। हमारा हीरो बोलने लगता है, तुम्हारे टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारी विश है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शायद ही यहाँ पर स्पाइसी फ्लेवर कुकीज़ मौजूद होंगी, वो भी इस वर्ल्ड में। लेकिन वो बंदा मानता नहीं है। वो कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे दे सकते हो कि नहीं। कुछ देर बाद वो कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जो भी कहा हूं उन सब चीज़ों को भूल जाना। अचानक से उन लोगों के सामने एक अलग सा पोर्टल खुलने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नाइट पेट्रोल ऑफिसर आ रहे हैं। हमारा हीरो भी उन सब चीज़ों को देख पा रहा होता है। इसके बाद हमारा हीरो कहने लगता है, चलो ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ पर बच जाओगे, फाइनली यहाँ पर कोई आने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना सामान उठाता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वो बंदा वहाँ पर अपने आप को ढीला छोड़ देता है, फिर हमारे हीरो से कहता है, क्या तुम मेरे साथ में नहीं आना चाहते? वहीं पर हमारा हीरो बोलने लगता है, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। वो बंदा भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता और हमारे हीरो कहता है, चलो ठीक है, टेक केयर, सेफ जर्नी। हमारा हीरो भी कहता है, चलो ठीक है, ऑल राइट, अब यहाँ से निकलता हूँ। इसके बाद हमारा हीरो वहाँ से बिना मुड़े आगे बढ़ने लगता है। साइड में वो अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब मायूस होकर बैठ जाता है क्योंकि अब उसके आखिरी वक्त में उसके पास कोई भी नहीं बचा था। उसी टाइम हमारा हीरो पीछे पलटकर देखता है, जहां पर वो देखता है कि कई सारे लोग वहां पर उस बंदे को बचाने के लिए आ चुके थे। हमारा हीरो कहने लगता है, ये नाइट पेट्रोल ऑफिसर हैं, मुझे लगता है कि वो उसे और उन दोनों बच्चों को यहाँ पर बचा लेंगे। वो लोग जो कि नाइट पेट्रोल ऑफिसर थे वो कहने लगते हैं, ऑफिसर की वाइटल्स को चेक करो। लेकिन हमारा हीरो तो साफ साफ उसकी वाइटल्स को देख पा रहा था जो कि अब 10 पर थी। वो लोग अभी भी उसका वाइटल चेक कर रहे हैं एंड बोलते हैं, इसकी हालत वाकई काफ़ी ज़्यादा खराब है। अचानक से हमारा हीरो कुछ देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ अजीब हो रहा था। वो बंदा जो कि उसके साथ में इतने टाइम से मौजूद था, उसकी वाइटल्स लगातार गिरने लगती हैं, जो कि पहले 10 थी अब वो 9 पर आ चुकी थी। हमारा हीरो उसको कहकर घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी हेल्थ बार यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों डिक्रीज हो रही है। जिसके बाद जब वो उसे और गौर से देखता है, उसकी हेल्थ बार और भी ज़्यादा काम होने लगती है। अब उसकी हेल्थ बार 8, 7, 6 तक आ चुकी थी। हमारा हीरो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकती थी, वो तो उसे कम्प्लीटली ट्रीट कर सकती थी, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसे ही कहते हुए वो उसे देख रहा होता है। वो लोग अभी भी उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथी उससे दूर हट जाते हैं। उसकी बॉडी में कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन होना चालू हो जाती हैं। वहाँ पर उसके साथी उसको सल्यूट करने लगते हैं क्योंकि वो बंदा आज यहाँ पर बचने नहीं वाला। हमारा हीरो दूर से ही इन सब चीज़ों को होते हुए देख पा रहा था एंड क्योंकि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो लगभग वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाला था। हमारा हीरो जोर से चिल्लाते उसकी तरफ देखने लगता है। अचानक से उस बंदे की हेल्थ पॉइंट पूरी तरह से 0 हो जाता है एंड वो बंदा छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर सेटर होता हुआ पूरी तरीके से बिखरने लगता है। हमारा हीरो इन सब चीज़ों को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है, रुको, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। उसका टेलीपोर्टेशन अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। वो यहाँ पर टेलीपोर्ट कर जाता है एंड अभी भी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उस चीज़ के सदमे में होता है जो कि उसे अभी अभी लगा था। वो आदमी जो कि इतने समय से उससे बात कर रहा था अचानक उसके सामने मर गया। ये बात उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। अचानक से जब वो यहाँ पर फील करता है कि वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आ चुका है, तो इधर उधर देखता है जहाँ पर सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है, ऐसा ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है, क्या ये यहाँ पर कोई थियोरेटिकल परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक अनाउंसमेंट को देख रहा होता है जिसमें नाइट वॉच गार्ड्स के लिए खास मेडिसिन्स के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि हर नाइट गार्ड्स को दी जाती है। वहीं हमारा हीरो भी उस अनाउंसमेंट को सुन रहा होता है
और कहने लगता है कि अगर ऐसे बात है तो वो बंदा जिसके साथ मैं था उसे मरना नहीं चाहिए था। है, जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। टू गाइज, मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहानी अभी आगे कंटिन्यू होएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।